एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीएफएम का जो मॉड्यूल ए है उसका यूनिट 3 हमने जो स्टार्ट किया था करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज़ किया है। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक दीजिएगा, आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, आपका फीडबैक वैल्यूएबल है हमारे लिए। और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टूडेंट्स की अलग अलग अकाउंट्स क्या होते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, लोरो अकाउंट क्या होता है, मिरर अकाउंट क्या होता है। ठीक है, और क्या क्या सर्विसेज करस्पॉन्डेंट बैंक्स देते हैं, कौन सी सर्विसेज उनके दायरे में आती है, वो सब चीज़ें देखी। यहाँ से हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, पेमेंट गेटवेज क्या क्या होते हैं जब हम करस्पॉन्डेंट बैंक जो होते हैं ना, जो अपने इंडिया के बैंक को सर्विसेज देते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने बैंक्स को अपने यहाँ के कस्टमर्स को कुछ पैसे रेमिट करने हैं फॉरेन कंट्री में, तो फॉरेन के बैंक जो सपोर्ट करते हैं ना, उसके लिए जो सर्विसेज देते हैं, इंडिया के बैंक्स वहाँ पे अपना अकाउंट खोलते हैं फॉरेन बैंक में, जो कि इसको हम बोलते हैं अवर अकाउंट विथ यू, जो कि था हमने पढ़ा हुआ नॉस्ट्रो अकाउंट। और फॉरेन बैंक का अपने बैंक में जो अकाउंट रहेगा, योर अकाउंट विथ अस इज़ वॉस्ट्रो अकाउंट। तो ये जो सर्विसेज देने वाले जो पेमेंट्स हैं ना स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली जब हम इंडिया में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आरटीजीएस करते हैं, एनईएफटी करते हैं। ठीक है, और जब हमें किसी एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसे भेजने रहते हैं कोई कस्टमर को, मतलब दूसरे पर्सन को, तो हम आईएफएससी कोड यूज़ करते हैं। कौन सा कोड यूज़ करते हैं? जब इंडिया में पेमेंट्स करते हैं तो आईएफएससी कोड यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको फॉरेन कंट्री में पैसे भेजने हैं ना, तो ये आईएफएससी कोड नहीं चलेगा। तब वो केस में जो कोड हम यूज़ करते हैं उसी को हम कहते हैं स्विफ्ट कोड। ठीक है, मतलब आप फॉरेन कंट्री को जब पैसे आपको भेजने हैं फॉरेन कंट्री में, तो आप क्या बोलोगे? हमें स्विफ्ट कोड दीजिए वो बैंक का। ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ पे आईएफएससी कोड होता है ना, वहाँ पे स्विफ्ट कोड होता है। ऐसे कई तरीके के ट्रांसमिशन के मोड्स के पेमेंट के अलग अलग टाइप्स है जो अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं। वही सब है यहाँ पे, स्विफ्ट, चिप्स, चैप्स, आरटीजीएस, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे अभी स्टूडेंट्स डिटेल में, तो बने रहिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। गिवन द वास्टनेस ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, numerous interbank payments and receipts can only be executed with help of various payment gateways and telecommunication system। तो इतने ज़्यादा इंटरबैंक पेमेंट फॉरेन कंट्री से इंडिया में, इंडिया से फॉरेन के कंट्रीज़ में, मतलब इंटरबैंक जो पेमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले हमें सिस्टम चाहिए। अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हम पेमेंट पैसे भेजेंगे। तो देखते हैं, पहला टाइप है जिसे हम कहते हैं स्विफ्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी जो आपका सीआईबी का न्यू पैटर्न का एग्ज़ाम हुआ था ना जून 2023 का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बना था। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट से, तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के चांसेस है आगे आने वाले एग्जाम में भी। सो देखते हैं क्या है। स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला ही कि स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है। इट इज़ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक है, स्विफ्ट इज़ अ ग्लोबल मेंबर ओन्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर फॉर सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज। तो इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड्स के अलग अलग बैंक्स में अलग अलग जगह से जब पैसे भेजने की बारी आती है, तो सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज ज़रूरी है। जब आप पैसे भेज रहे हो तो जो फाइनेंशियल मैसेजेस आ रहे हैं वो एक तरीके के सिक्योर होने चाहिए, नहीं तो फ्रॉड होने के भी चांसेस होते हैं। तो सिक्योर वे में पैसे भेजना, पैसे रिसीव करना, ये सभी चीज़ें हम स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस का सिस्टम यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स स्विफ्ट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ओन बाय मेंबर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और इसके टोटल कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स? मोर देन 11,000। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा इसने एक इसका कैप्चर है मार्केट में। मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस इसमें अभी मेंबर है, स्प्रेड ओवर 200 कंट्रीज़। तो ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये फैले हुए हैं। मतलब स्विफ्ट के अंडर जो बैंक्स आते हैं जो एक दूसरे के साथ रेमिटेंस कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मैसेजेस भेज रहे हैं, तो इसके मेंबर कितने हैं? 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा, और ऑलमोस्ट 200 कंट्री में ये वर्किंग है। स्विफ्ट हैज़ इनबिल्ट सिक्योरिटी सिस्टम
with automatic authentication of financial messages through bilateral key exchange and is available 24 hours a day 365 days in a year. तो बेसिकली जो फाइनेंशियल मैसेजेस एक दूसरे के साथ भेजे जाते हैं यहाँ पे, उसका ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन होता है किसे यूज़ करके, बायलैटरल की एक्सचेंज, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके बायलैटरल की एक्सचेंज होता है, इसे यूज़ करके ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन ऑफ मैसेजेस होता है, ये 24/7 अवेलेबल होता है, ठीक है. कॉस्ट ऑफ एन एवरेज मैसेज बीइंग ग्रॉसली लोअर्ड जस्ट अबाउट 1/4 ऑफ दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वेंशनल टेलेक्स सिस्टम. तो कन्वेंशनल टेलेक्स सिस्टम में जितना कॉस्ट होता था उससे 1/4 से ये कॉस्ट कम हो गया है जब से स्विफ्ट से हम फाइनेंशियल मैसेजेस भेज रहे हैं और पैसे भेज रहे हैं. स्विफ्ट इज ड्रिवन एंड डिफाइंड बाय इट्स विजन, मिशन एंड 3 कोर वैल्यूज, एक्सेलेंस, कम्युनिटी एंड इनोवेशन. येस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्विफ्ट कौन से वैल्यूज से ड्रिवन है. पहले तो विजन और मिशन तो है ही, लेकिन कौन सी 3 कोर वैल्यूज है स्विफ्ट की, ठीक है. तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, एक्सेलेंस, कम्युनिटी एंड इनोवेशन. मतलब एक्सेलेंस होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए, कम्युनिटी, उसका जो कम्युनिटी में आप मैसेजेस भेज रहे हो वो ठीक से भेजने चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होना ज़रूरी है. और इनोवेशन, उसमें नए नए इनोवेशन करके ज़्यादा अच्छे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके आसानी से हम फास्टर वे में कैसे पैसे भेज सकते हैं, ठीक है. तो ये है स्विफ्ट के 3 कोर वैल्यूज़. Swift has since introduced new system of authentication of messages between banks, whereby banks are required to have authentication key exchange between themselves through set format by use of relationship management application called as Swift BIC और Bank Identifier Code. तो देखिए बेसिकली स्विफ्ट में जो ऑथेंटिकेशन ऑफ मैसेजेस होता है ना स्टूडेंट बिटवीन बैंक्स, यहाँ पे आपको एक तरीके का फॉर्मेट यूज़ करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन यूज़ होता है, वो एप्लीकेशन का नाम है रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ठीक है. रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन के अंडर आप एक कोड यूज़ करते हो जिसे बोलते हैं स्विफ्ट BIC. BIC का फुल फॉर्म है बैंक आइडेंटिफायर कोड, ठीक है. तो रिलेशनशिप RMA, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन के अंदर आप स्विफ्ट BIC, बैंक आइडेंटिफायर कोड यूज़ करके सिक्योर वे में पैसे भेज सकते हो. जो फाइनेंशियल मैसेजेस है ना उसका ऑथेंटिकेशन हो सकता है. मतलब अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपको पैसे भेजने हैं तो एक कोड भेजा जाएगा, बैंक आइडेंटिफायर कोड, ठीक है, स्विफ्ट बैंक आइडेंटिफायर कोड, थ्रू विच एप्लीकेशन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन. और फिर वो कोड वहाँ पे ऑथेंटिकेट होगा, चेक होगा कि हाँ यहाँ से जो भेजा गया है क्या वहीं पे ये सेम है, ठीक है. और फिर दोनों कोड अगर सेम रहेंगे तो ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और फिर पैसे ट्रांसफ़र होंगे और मैसेज आ जाएगा, ठीक है. आई होप आपको ये मैकेनिज़्म ठीक से समझा स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स स्विफ्ट के केस में कि कैसे चलता है ये मैकेनिज़्म. बेसिकली यहाँ पे आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन के अंदर स्विफ्ट BIC, बैंक आइडेंटिफायर कोड डाला जाता है और उसका ऑथेंटिकेशन दोनों कंट्री में जो बैंक्स हैं वहाँ से होता है. और फिर पैसे ऑथेंटिकेशन की, कौन सी ऑथेंटिकेशन की, बायलैटरल की एक्सचेंज के अंडर वो ऑथेंटिकेशन की चेक करके दोनों साइड से फिर पैसे रेमिटेंस होता है, ठीक है. दोनों साइड से चेक करके अगर वो कोड मैच हुआ तो फिर रेमिटेंस होता है. स्विफ्ट कैरीज ओवर 5 बिलियन फाइनेंशियल मैसेजेस एनुअली, ऑलमोस्ट मोर देन 5 बिलियन फाइनेंशियल मैसेजेस का यहाँ पे स्विच सेंडिंग, मैसेजिंग, रिसीविंग होता है, ठीक है. फास्ट, रिलायबल है, सिक्योर है, ये सभी चीज़ें दी है. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं. आप भी अपने बुक में ये हाईलाइट कर सकते हो ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप ये रिवाइज करो, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है. बाकी तो सब सिर्फ उसके रिलेटेड थियोरी है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा. स्विफ्ट प्रोवाइड्स फॉलोइंग सर्विसेज ओवर अ सिक्योर नेटवर्क. तो कौन से सर्विसेज बेसिकली स्विफ्ट देता है देखिए. तो यहाँ पे एक तरीके का समरी दिया है. स्विफ्ट देता है इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, फिर कॉर्पोरेट सर्विसेज देता है, कैश मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस देता है, देयर बाय मिटिगेटिंग ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस रिस्क. तो ऑपरेशनल रिस्क कोई भी अकर ना हो, कंप्लायंस रिस्क ना हो, ठीक है. दोनों कंट्री के जो भी रेगुलेटर्स है ना बैंकिंग के, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है, तो उनके रेगुलेशंस में, लॉ के जो भी दायरे में रह के ट्रांजैक्शन होने चाहिए. तो अगर हम ये सिक्योर एक स्विफ्ट कोड से हम यूज़ करके, जो कि सभी कंट्री में वैलिड है, ठीक है, अप्रूव्ड है, इलीगल कुछ भी नहीं है उसमें, और हर एक कंट्री के लॉ रेगुलेशंस फॉलो करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पे करते हैं. तो ये एक तरीके का फ़ायदा है कि
सिक्योर वे में आप कर सकते हो, ठीक है, बैंकिंग और पेमेंट्स। दूसरा है ट्रेड फाइनेंस मैसेजिंग सॉल्यूशंस, वेयर बाय बैंक्स बेनिफिट फ्रॉम एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड मैसेजिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मैचिंग अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रेड एंड सप्लाई चेन। तो ट्रेड फाइनेंस के भी आपको ट्रेड के रिगार्डिंग कुछ भी मैसेज देना है, ठीक है। ट्रेड फाइनेंस मतलब आप ट्रेडिंग जो कर रहे हो तो उसके केस में आपको जो पैसे भेजने हैं, पैसे रिसीव करने हैं, फाइनेंशियल मैसेजेस देने हैं, ठीक है, तो वो केस में भी एक बहुत सिक्योर वे है। फिर नेक्स्ट है सिक्योरिटीज मैसेजेस स्टैंडर्ड्स फॉर सिक्योर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ कन्फर्मेशन, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट अक्रॉस द ट्रांजैक्शन चेन। तो एक तरीके का अगर आपने सिक्योरिटीज़ में भी पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, कई सिक्योरिटीज़ में आपके जो भी मनी इन्वेस्टेड है तो उसके रिगार्डिंग भी जो भी आपको फाइनेंशियल मैसेजेस भेजने हैं तो एक तरीके के सिक्योर वे में आप डाल सकते हो। फिर एफएक्स एंड ट्रेजरी मतलब फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेजरी में के रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने हैं, फाइनेंशियल मैसेजेस भेजने हैं तो वो सिक्योर वे में यहाँ से आप भेज सकते हो, ठीक है। एफएक्स एंड ट्रेजरी मैसेजेस टू फैसिलिटेट फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेजरी मैसेजेस इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी एक्सेस टू सीएलएस एंड स्विफ्ट कन्फर्मेशन, ठीक है। तो एकदम सिक्योर वे में आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझा स्टूडेंट स्विफ्ट क्या होता है, ठीक है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक टेलीकम्युनिकेशन। एक बार रिवाइज करते हैं समरी के फॉर्म में कि कौन से जगह से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म, यहाँ इस टाइम पे यहाँ से क्वेश्चन आया था तो डेफिनेटली आगे भी कभी पूछा जा सकता है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके मेंबर्स है। ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा कंट्री में ये स्प्रेडेड है। 24/7 ये अवेलेबल है। बायलैटरल की एक्सचेंज के मेकेनिज़्म पे चलता है, ठीक है। उसके मिजन, विजन और 3 कोर वैल्यू है। कौन से 3 कोर वैल्यू? एक्सीलेंस, कम्युनिटी एंड इनोवेशन। और इसका मेकेनिज़्म कैसे चलता है? ये बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन के अंदर आप स्विफ्ट बैंक आइडेंटिफायर कोड भेजते हो, ठीक है। एक बैंक दूसरे बैंक को बैंक आइडेंटिफायर कोड भेजता है, उसका ऑथेंटिकेशन होता है। अगर वो दोनों साइड से मैच कर गया तो फिर सिक्योर वे में ऑथेंटिकेशन करके फाइनेंशियल मैसेजेस भेजते हैं, पैसा भेजा जाता है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 5 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं फाइनेंशियली और एनुअली, और ये अलग अलग सर्विसेज है जो भी प्रोवाइड करते हैं स्विफ्ट के अंदर, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, चिप्स मतलब क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म पहले तो सबके याद रखो क्योंकि फुल फॉर्म से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है अगर इस टाइम स्विफ्ट से आए तो नेक्स्ट टाइम चिप्स से आए, चैप से आए, ठीक है, आरटीजीएस से आए, तो ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। चिप्स इज क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम इज़ अ मेजर पेमेंट सिस्टम इन यूएसए। ये यूएसए की पेमेंट सिस्टम है। स्विफ्ट ऑल ओवर सब कंट्रीज़ में थी, ठीक है, ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा। चिप्स यूएसए की पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि अपनी आरटीजीएस एनईएफटी ना, वैसे यूएसए की है। ऑपरेटिंग सिंस 1970। ऑटोमेटेड फुली कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग नेट सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम यूज बाय मेजर बैंक्स फॉर सेटलमेंट ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ यूएस डॉलर पेमेंट्स इन यूएसए। तो बेसिकली यूएसए के जो लार्ज यूएस डॉलर में पेमेंट्स होते हैं ना, वो केस में ये यूज़ होती है। और इसमें ये एक तरीके की नेट सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम है ना। समझिए नेट सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक बैंक है इंडिया की, ठीक है, अभी इस टाइम लेते हैं पीएनबी का एग्जांपल, लास्ट टाइम एसबीआई का एग्जांपल लिया था ना। ये है इंडिया की बैंक, ये है अमेरिका की बैंक, ठीक है, सिटी बैंक लेते हैं। सपोज एक कोई कस्टमर है ए और यहाँ से एक कस्टमर है बी। यहाँ से ए ने बी को 5,000 रुपीज़ भेजने हैं और बी ने ए को 15,000 रुपीज़ भेजने हैं। ध्यान से देखिए मैं क्या बता रही हूँ। ए ने बी को 5,000 रुपीज़ भेजने हैं और बी ने ए को 15,000 भेजने हैं। उनका कुछ भी ट्रेड हुआ था, कुछ भी उनका ये हुआ था, उनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ था, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, ठीक है, ट्रेड फाइनेंस हो। तो इंस्टेड ए 5,000 भेजेगा, फिर बी 15,000 भेजेगा। इसका नेट क्या होगा? देखो, ए के 5,000 भेजेंगे, उसमें से ही 15,000 फिर बी भेजेगा। तो अगर 15,000 में से मैं 5,000 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये दोनों ट्रांजैक्शन करने से अच्छा सिर्फ बी ए को अगर 10,000 भेजता है ना तो काम बन जाएगा, ठीक है। आपको समझ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? फिर से एक बार ड्रॉ करती हूँ। अभी यहाँ पे बैंक्स नहीं समझते, बैंक समझ लो फॉरेन का ही है, ठीक है, एक इंडिया का है, एक अमेरिका का है। ए ने बी को भेजे हैं 5,000 5K और
बी ने ए को देने हैं 15 के, ठीक है। तो ये कितने हुए, 2 ट्रांजैक्शंस हुए ना। ये करने से अच्छा ये 15,000 से 5,000 आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितने बचे। देखो ए अगर 5,000 दे रहा है बी को, तो 15,000 वापस भी ले रहा है ना। तो 15,000 लेने से अच्छा वो 5,000 ना भेज के सिर्फ 10,000 ले ले, तो भी सेम ही है ना, ठीक है। तो ये 15 - 5 जो मिला 10 के, ये 2 ट्रांजैक्शन करने से अच्छा है कि सिर्फ बी ए को 10,000 भेज दे। उससे क्या होगा, 5,000 का ट्रांजैक्शन आएगा ही नहीं, ठीक है, और सिर्फ 10,000 का ट्रांजैक्शन होगा जो कि नेट है। तो इसी को कहते हैं नेट सेटलमेंट सिस्टम। तो ये जो चिप्स है ना यूएसए का, जो कि बड़े बड़े यूएस डॉलर के पेमेंट्स के ट्रांजैक्शंस लेता है, करता है, तो वो नेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के बेसिस पे चलता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया। चिप्स वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस एज अ सब्सटीट्यूट टू पेपर चेक्स। तो जो न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस है ना, उसने इसको एस्टैब्लिश किया था, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। और ये जो पेपर चेक्स है ना, जो हम चेक्स यूज़ करते हैं बैंक्स में, उसे एज अ सब्सटीट्यूट, उसे रिप्लेस करने के लिए न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस ने इसे एस्टैब्लिश किया था। इसके कितने मेंबर बैंक्स है देखिए, चिप्स हैज़ 49 मेंबर बैंक्स। अगेन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव कि चिप्स के कितने मेंबर बैंक्स हैं, 49 मेंबर बैंक्स है, जो कि क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम के अंडर ये करते हैं, ठीक है। Participating banks use system throughout the day for sending and receiving electronic payment instructions, which at the end of the day are netted and net payment received or paid by each bank to the clearing house. तो पूरा दिन में जितने भी ट्रांजैक्शन जाए इंटर बैंक पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के बीच में, वो चलते रहते हैं। उसमें सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है, पैसे भेजे जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, उसके रिगार्डिंग मैसेजेस भेजे जाते हैं, और फिर पूरे दिन के लास्ट में जितने भी नेट पेमेंट चाहे रिसीव करना हो चाहे सेंड करना हो, ठीक है, क्लियरिंग हाउस में वो सब होता है। ओके, द नेट पोजीशन इज देन डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द ईच बैंक्स अकाउंट विद द फेडरल रिजर्व। तो दिन के लास्ट में जितना भी नेट पोजीशन है, मैंने अभी आपको बताया ना, नेट पोजीशन मतलब क्या, इसने इसको इतना दिया, इसने उसको उतना दिया, तो दोनों का फाइनली एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो भी फाइनल आंसर आएगा ना, तो दैट इज़ कॉल्ड एज नेट, ठीक है। नेट जितना भी देना है, तो वो जो नेट पैसा है ना, वो फेडरल रिजर्व में वो बैंक का जितना भी पैसा डिपॉजिट के केस में है, वहाँ से वो बैंक्स के लिए सेटलमेंट किया जाता है अंडर चिप्स, ठीक है। The system uses chip participant codes to identify participants and UID numbers to identify beneficiary accounts, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वर्किंग कैसे चलता है देखो, यहाँ पे एक तरीके का चिप का कोड यूज़ होता है, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट्स है ना, उनको कोड्स दिए जाते हैं और UID नंबर्स दिए जाते हैं। तो वो नंबर्स यूज़ करके ना वो बेनिफिशियरी अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Banks maintaining US dollar nostro accounts with any other US banks are given specific UID number, which facilitates straight through processing of their interbank payments and receipts through the system. तो जो भी US डॉलर, देखो अभी ये चिप्स किसका सिस्टम है, यूएसए में चलने वाला है ना, तो यूएसए के अलग अलग बैंक्स इसको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, अलग अलग बैंक्स का एक दूसरे में खाता रहेगा, अकाउंट रहेगा, तो वही तो अकाउंट को हम बोलेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट ना, मतलब आवर अकाउंट विथ यू। तो बैंक्स का जो भी दूसरे बैंक में नॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा, US डॉलर का नॉस्ट्रो अकाउंट, तो उसको यूज़ करके वो अकाउंट में एक स्पेसिफिक उनको UID नंबर दिया जाएगा वो नॉस्ट्रो अकाउंट्स के लिए, ठीक है। और वो UID नंबर यूज़ करके स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग करेंगे वो, ठीक है, मतलब डायरेक्टली वो पैसे भेज सकते हैं इंटर बैंक के केस में, ठीक है। जैसे कि हम कैसे IFSC कोड यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे ये UID नंबर, वो जो नॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा, बैंक अलग अलग बैंक से एक दूसरे के साथ वो उसमें यूज़ करके पैसे भेजते हैं, ठीक है। चिप्स इज़ ऑपरेटिव इन न्यूयॉर्क ओनली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चिप्स सिर्फ कहाँ ऑपरेटिव है, न्यूयॉर्क में ऑपरेटिव है, एंड इट इज़ मेनली यूज फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंटरबैंक सेटलमेंट्स एंड यूरो डॉलर सेटलमेंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझा स्टूडेंट्स चिप्स क्या है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखते हैं। पहला तो इसका फुल फॉर्म, ठीक है, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। कहाँ पे ये ऑपरेटेड है, मेजर पेमेंट सिस्टम इन यूएसए के जो बड़े बड़े पेमेंट सिस्टम है US डॉलर में होते हैं उसके लिए ये चलता है नेट सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम के बेसिस पे। इसे एस्टैब्लिश किसने किया था, न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस ने एस्टैब्लिश किया था पेपर चेक्स को रिप्लेस करने के लिए,
करंटली कितने बैंक्स इसके मेंबर्स हैं? 49 बैंक्स मेंबर्स हैं, ठीक है। और जो नेट सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है तो दिन के लास्ट में उसका फाइनली जो नेट पोजीशन रहता है वो डेबिट क्रेडिट किया जाता है ईच बैंक का जो फेडरल रिजर्व में जो अकाउंट है। फेडरल बैंक रिजर्व मतलब जैसे अपनी आरबीआई है ना, वैसे वहाँ पे फेडरल रिजर्व है उनके, ठीक है। फेडरल बैंक अमेरिका की जो है, तो वहाँ से उनके पेमेंट नेट पोजीशन डेबिट या क्रेडिट की जाती है। फिर क्या होता है, जो अलग अलग बैंक्स के एक दूसरे के अंदर जो नॉस्ट्रो अकाउंट्स है उनको यूआईडी नंबर अलॉट किया जाता है और वो यूआईडी नंबर को यूज़ करके वो पेमेंट एक दूसरे को सिक्योर वे में कर सकते हैं। और चिप्स करंटली सिर्फ न्यूयॉर्क में ऑपरेटिव है, ठीक है, फाइन। तो अभी ये आपको आई होप समझा चिप्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट देखते हैं फेडवायर क्या होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे ही हमारा ये जो मैकमिलन के टेक्स्ट बुक से डिटेल ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जल्दी हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लेके आने की। लेकिन अभी फ़िलहाल हम एमसीक्यू सीरीज़ नहीं ला रहे, इसका रीज़न यही है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम में जो पेपर आया था ना बीएफएम का, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल का था। बहुत ही सारे बच्चों का कुछ थोड़े ही मार्क्स से रह गया था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले अपना फोकस सिलेबस कवर पे रखो। फिर एक बार आपने सिलेबस कवर कर लिया और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो हाईलाइट करके अपने दिमाग में फिट कर लिए ना, तो उसके बाद में कोई भी एमसीक्यू आपके सामने आएगा ना तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ एमसीक्यू से पढ़ाई करोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। और अगर वो एमसीक्यू के बाहर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइम पेपर इतना घुमा के पूछा था, इतने डिफ़िकल्ट सवाल, आसान ही टॉपिक था लेकिन सवाल इतने घुमा फिरा के पूछे थे कि बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अटेम्प्ट कैसे करें। तो जिनका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग था ना उन्हीं को वो आसानी से वो अटेम्प्ट कर पाए। तो इसीलिए अगर हम कॉन्सेप्ट पे स्ट्रॉन्ग रखेंगे, सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे, तो अगर कितना भी एग्जामिनर पेपर घुमा के पूछे, कितना भी डिफ़िकल्ट करके पूछे, आप वहाँ से आसानी से गो थ्रू कर जाओगे। और एमसीक्यू आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले भी करोगे, अगर सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके रिविजन करके, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखते हैं फेडवायर क्या होता है। दिस इज़ अनदर यूएस पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय फेडरल रिजर्व बैंक ऑपरेटेड ऑल ओवर यूएस स्टेट्स, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के सभी स्टेट्स में फेडरल रिजर्व बैंक जो है यूएस की जो रेगुलेटर बैंक है वो ये फेडवायर वाला यूज़ करती है मैकेनिज्म सिंस 1918, ओके, एंड हैंडल्स मेजॉरिटी ऑफ डोमेस्टिक पेमेंट्स। तो यूएसए के जो डोमेस्टिक पेमेंट्स है ना वो हैंडल करती है फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है, यूजिंग फेडवायर, ठीक है। ऑल ओवर सब यूएसए के सभी स्टेट्स में है जो मेजर डोमेस्टिक पेमेंट्स है ये फेडवायर को यूज़ करके होते हैं। इट इज़ ऑटोमेटेड कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग एंड पेमेंट सिस्टम वर्किंग ऑन ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस। ना हम समझते हैं स्टूडेंट्स ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस होता क्या है। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था कि ए को बी को, सपोज ए ने बी को 5000 भेजने हैं और बी ने ए को भेजने हैं 15,000। तो 15 - 5 करके 10,000 का एक ही ट्रांजैक्शन जो हमने किया था उसको हम बोले नेट ट्रांजैक्शन, उसको हमने क्या बोला था, नेट ट्रांजैक्शन। तो लेकिन अभी ग्रॉस मतलब क्या है, ए जो बी को भेज रहा है वो भी एक ट्रांजैक्शन होगा और बी जो ए को भेज रहा है वो भी होगा। मतलब ग्रॉस सभी ट्रांजैक्शंस को दिमाग में रखते हुए फाइनल वो सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो जो फेडवायर है ना वो ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे चलती है। इसके पहले हमने जो देखी थी ना, कौन सी देखी थी हमने, चिप्स, वो किस पे चलती है, नेट पेमेंट सेटलमेंट पे बेसिस पे। फेडवायर चलती है ग्रॉस सेटलमेंट। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। All US banks maintain accounts with Federal Reserve Bank, are allotted an ABA numbers to identify senders and receivers of the payment। तो जैसे लास्ट केस में ना देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, चिप्स में क्या होता है, चिप्स में यूआईडी नंबर दिया जाता है नॉस्ट्रो अकाउंट के केस में, और यूआईडी नंबर को यूज़ करके नेट मतलब एक दूसरे को पैसा भेजा जाता है। फेडवायर के केस में आपको एबीए नंबर दिया जाता है। मतलब सभी यूएस बैंक का तो फेडरल रिजर्व बैंक में खाता होगा ही ना, ऑब्वियसली रेगुलेटर बैंक है वहाँ पे, तो उनका कंपलसरी कुछ डिपॉजिट उनको रखना मैंडेटरी होता है। तो उनको वो बैंक के हिसाब से एबीए नंबर दिए जाते हैं ताकि उनको पता चले कि कौन से सेंडर और रिसीवर पेमेंट्स वहाँ से आ रहे और जा रहे, ठीक है। तो फेडवायर एबीए नंबर्स के बेसिस पे चलता है। उसके पार्टिसिपेंट कितने हैं, इट इज़ अ लार्ज सिस्टम, ओवर 9,000 पार्टिसिपेंट्स, तो बहुत बड़ा है। क्योंकि देखो यूएसए के सभी स्टेट्स में ये चलता है, तो 9,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स है। हैंडल्स लार्ज नंबर ऑफ पेमेंट्स अक्रॉस यूएसए कवरिंग इंटरबैंक ट्रांसफर्स आउट ऑफ न्यूयॉर्क, लोकल बोरोइंग्स एंड लैंडिंग कमर्शियल पेमेंट्स,
ऑल्सो सम सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पेमेंट्स फॉर डोमेस्टिक बैंक्स। तो जो चिप्स था ना, ये सिर्फ न्यूयॉर्क में ऑपरेटिव था, लेकिन ये जो फेडवायर है ना, ये पूरे के पूरे यूएस के सभी स्टेट्स में चलता है, न्यूयॉर्क के बाहर भी चलता है, चाहे लोकल बोरोइंग हो, लेंडिंग हो, कमर्शियल पेमेंट्स हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस हो, ठीक है। क्योंकि 9000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसके अगर मेंबर्स हैं तो आप समझ ही सकते हो कि इसका कितना बड़ा दायरा है, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं स्टूडेंट, देखो पहले तो ये फेडरल रिजर्व बैंक का सिस्टम है, यूएसए के सभी स्टेट्स में ये ऑपरेट होता है। यहाँ पे जो अकाउंट यूएस के बैंक से जिनका फेडरल रिजर्व बैंक में अकाउंट है उनको एबीए नंबर्स दिया जाता है ताकि उनको सेंडर और रिसीवर ऑफ पेमेंट्स पता चले। 9000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट है और न्यूयॉर्क के बाहर भी चलता है, बहुत सभी यूएस के स्टेट्स में ये चलता है। कौन सा? फेडवायर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फेडरल रिजर्व बैंक का ही अपना ऑपरेटेड है। फिर नेक्स्ट है चैप्स। चैप्स का फुल फॉर्म देखिए, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। इट इज़ अ ब्रिटिश इक्विवेलेंट टू चिप्स, ठीक है, हैंडलिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट इन लंदन। तो चैप्स बेसिकली किधर का है? लंदन का है। चिप्स किधर का था? न्यूयॉर्क का था। फेडवायर था पूरे के पूरे यूएस के स्टेट्स का, और चैप्स है लंदन का, यूके का है, ब्रिटिश इक्विवेलेंट, ठीक है। सिस्टम वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल, चिप्स के जैसे प्रिंसिपल पे ही चलता है, नेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम पे ही चलता है चैप्स भी, लेकिन ये किसका है? लंदन, यूके का है। यूज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स इन यूके। मैंने अभी आपको बोला लंदन इज इन यूके, तो लंदन के यूके के सभी मेजर बैंक्स इसे यूज़ करते हैं चैप्स को, विथ अबाउट 20 मेंबर बैंक्स एंड 4500 इनडायरेक्ट मेंबर्स। तो इंपॉर्टेंट मेंबर्स कितने बैंक्स हैं? देखो यहाँ पे ध्यान रखने का जरूरत है, अगर आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन फ्लिप करके भी पूछ सकते हैं। मेंबर बैंक्स कितने हैं? 20 है, लेकिन इनडायरेक्ट मेंबर्स कितने हैं? 4500 से ज़्यादा, ठीक है, यूजिंग सम थ्रू सम लार्ज बैंक्स, ठीक है। तो चैप्स का क्या ध्यान रखना है आपको? क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम है ये, ठीक है, ब्रिटिश इक्विवेलेंट टू चिप्स है, मतलब ये लंदन यूके में चलता है, ठीक है। ये नेट पेमेंट सेटलमेंट बेसिस पे चलता है। इसके मेन 20 मेंबर बैंक से और ऑलमोस्ट 4500 से ज़्यादा इनडायरेक्ट मेंबर्स भी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टारगेट। टारगेट का फुल फॉर्म समझते हैं। टारगेट इज ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम। बहुत बड़ा है, आपको ठीक से समझ के ये ध्यान रखना है। टारगेट इज व्हाट? ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफ़र सिस्टम, ठीक है। तो मैंने जो सर्कल किया ना, इनके उन्होंने इनिशियल यूज़ करके ये टारगेट वर्ड बनाया है। टारगेट इज़ अ सिस्टम इन अ यूरो पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ये यूरो में चलती है, जो पहले थी वो डॉलर में चलती थी, ठीक है। चिप्स और फेडवायर डॉलर में चलता था, यहाँ पे यूरो में चलता है। प्रेजेंट सिस्टम इज़ यूज्ड इन टारगेट 2। तो टारगेट यूरोपियन पेमेंट की सिस्टम है, ठीक है। और फिलहाल आज के टाइम पे प्रेजेंटली कौन सी चल रही है? टारगेट 2 यूज़ होती है। यूज़ ऑफ टारगेट 2 इज़ मैंडेटरी फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी यूरो ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग यूरो सिस्टम। तो यूरो सिस्टम में जितने भी यूरो की जो करेंसी यूज़ करके ऑपरेशंस होते हैं उसको टारगेट 2 मैंडेटरी है, टारगेट 2 सिस्टम यूज़ करके ही उनको पैसे भेजने हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी यूरोपियन करेंसी में पेमेंट्स होते हैं उनको मैंडेटरी है स्टूडेंट्स टारगेट 2 सिस्टम में ही पेमेंट करने हैं, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ एनी यूरो ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग यूरो सिस्टम। यूरो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड नेशनल सेंट्रल बैंक्स ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर्स। तो बेसिकली इसके मेंबर्स कौन कौन है समझे। देखो ये यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं, तो ऑब्वियसली जो यूरो सेंट्रल बैंक है वो तो इसकी पहली मेन मेंबर रहेगी ही, और हर एक यूरोपियन जो स्टेट है उसका जो नेशनल बैंक है ना, हर एक स्टेट का नेशनल सेंट्रल बैंक वो भी टारगेट का मेंबर रहेगा, ठीक है। दैट आर पार्ट ऑफ यूरोजोन। यूरोजोन मतलब यूरोपियन कंट्री में जहाँ पे यूरो की करेंसी में लेन देन होता है ना, तो वहाँ के हर एक स्टेट के जो भी उनके अलग अलग स्टेट के यूरोपियन कंट्रीज़ के नेशनल बैंक्स है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उनको मिक्स करके यहाँ पे जो उनका मेंबर रहता है। पार्टिसिपेशन इन टारगेट 2 इज़ मैंडेटरी फॉर न्यू मेंबर्स ज्वाइनिंग इन यूरोजोन। तो अगर कभी कोई नई बैंक आ गई जो कि यूरोजोन को ज्वाइन करने वाली रहेगी तो उसके लिए बहुत ही मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा कि उनको टारगेट 2 में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उनको टारगेट 2 का मेंबर रहना पड़ेगा। वो टारगेट 2 के मेंबर बने बगैर यूरोजोन में यूरो के करेंसी में पैसे नहीं भेज सकते, पैसे का रेमिटेंस नहीं कर सकते, ठीक है, एक दूसरे के बैंक्स के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझा। तो यूरोजोन के अंदर टारगेट 2 के अंदर पार्टिसिपेशन करना जरूरी है, टारगेट 2 के अंदर ही वहाँ पे सब
पेमेंट्स होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट बन जाता था एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पहले तो इसका फुल फॉर्म था ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफ़र, ठीक है। यूरोपियन पेमेंट सिस्टम है, फिलहाल आज के डेट में ये टारगेट 2 के टेक्नोलॉजी पे चल रही है। टारगेट 2 सभी यूरोप के ये नेट पेमेंट सेटलमेंट पे बेसिस पे चलती है, और यहाँ पे टारगेट 2 का मैंडेटरी है, ज़रूरी यूज़ करना अगर आप यूरो सिस्टम में पेमेंट कर रहे हो। इसके मेंबर बैंक्स कौन है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक और नेशनल, सभी सेंट्रल नेशनल बैंक्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है, यूरोपियन मेंबर कंट्रीज़ जो कि यूरोजोन के पार्टिसिपेंट है। और कल अगर कोई नई बैंक भी आती है जो कि यूरोजोन ज्वाइन करती है तो उनको टारगेट 2 के अंडर पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं RTGS प्लस एंड EBA। RTGS प्लस एंड EBA, अभी देखते हैं कि और कौन से यूरोपियन पेमेंट सिस्टम है यूरोप की करेंसी में पेमेंट करने के लिए। तो पहला है RTGS प्लस, बीइंग द जर्मन हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है। तो और एक है सिस्टम जो है RTGS प्लस, जो कि जर्मन हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम के बेसिस पे चलता है, रियल टाइम एंड ऑपरेटिंग ऑन द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम। इट हैज़ ओवर 90 पार्टिसिपेंट्स। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पे चलता है और 90 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट इसके है, किसके? RTGS प्लस के। नेक्स्ट है EBA यूरो 1, ठीक है। EBA के अंदर एक्चुअली अलग अलग आते हैं, ठीक है। यूरो 1 है, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है। देखते हैं क्या है। यूरो 1 with a membership of 53 shareholder bank in European member countries works as a netting system with a focus on cross border euro payments। तो EBA यूरो 1 जो है उसके 53 शेयर होल्डर बैंक्स है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये चलता है, और ये नेटिंग सिस्टम पे चलता है, मतलब नेट पेमेंट सिस्टम के बेसिस पे ये चलता है, ठीक है। फॉर रिटेल पेमेंट्स EBA has another system called Step 1 with around 200 members across यूरोजोन। तो अगर रिटेल में पेमेंट करने हैं ना EBA के अंदर, तो कौन सा पेमेंट सिस्टम यूज़ होता है? यूरो जोन, ठीक है। इसके 200 से ज़्यादा ऑलमोस्ट मेंबर कंट्रीज़ है इसके, और डेली बेसिस पे जो स्टेप 1 के प्रोसेसेस होते हैं ना पेमेंट, डेली बेसिस पे जो भी प्रोसेसेस होते हैं ना अंडर स्टेप 1, ठीक है, तो एवरेज डेली के 20,000 ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट होते हैं 1 बिलियन यूरो के, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेप 2 यूरोजोन वाला सिस्टम। स्टेप 2 इज़ ऑल्सो यूज इन यूरोजोन विच फैसिलिटेट्स स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग टू द मेंबर बैंक्स यूजिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। स्टेप 2 इज़ अ पैन यूरोपियन ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस फॉर रिटेल पेमेंट्स इन यूरो। तो जो स्टेप 1 है ना वो यूरोपियन कंट्री के सभी पार्ट्स में रिटेल पेमेंट के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसके सिर्फ 200 मेंबर्स है। लेकिन स्टेप 2 वाला जो है ना सिस्टम EBA का, जो कि यूरोजोन में चलता है, उसके पैन यूरोपियन सर्विस है, पैन यूरोपियन ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम के अंडर वो चलता है रिटेल पेमेंट्स के लिए ही, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स? RTGS प्लस और EBA यूरो वाले जो पेमेंट है वो यूरोपियन क्लियरिंग सिस्टम के अंडर यूज़ होते हैं। RTGS जर्मन हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम यूज़ करता है और 90 पार्टिसिपेंट्स हैं उसके। EBA यूरो 1 के 53 शेयर होल्डर बैंक्स है और नेट पेमेंट सिस्टम पे चलता है। रिटेल पेमेंट के लिए EBA का स्टेप 1 है जिसके 200 से ज़्यादा मेंबर्स है, ऑलमोस्ट डेली के 20,000 ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और स्टेप 2 पैन यूरोपियन बेसिस पे चलता है, पैन यूरोपियन ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी स्टूडेंट्स ये तो हमने देखे कि इंडिया के बाहर के कंट्रीज़ के पेमेंट सिस्टम, तो इंडिया के भी देख लेते हैं। RTGS एंड NEFT इन इंडिया। RTGS, Reserve Bank of India has implemented real-time gross settlement system for banks in India, where banks can remit funds to other banks through this system. The RTGS system is managed by IDBRT Hyderabad, which connects all banks to the central server maintained by RBI. तो देखिए ये जो RTGS सिस्टम है इसको किसने इम्प्लीमेंट किया है? RBI ने। ये मैनेज कौन करता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के जो पेमेंट्स हम करते हैं IDBRT हैदराबाद। और ये IDBRT हैदराबाद जो है ना, ये RTGS के अंडर जो भी बैंक्स है ना उनको RBI के सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट करता है ताकि वो RTGS के अंडर आराम से पेमेंट कर सके, ठीक है। और RTGS में पेमेंट कौन से लिमिट के अंडर होते हैं? मिनिमम अमाउंट ऑफ RTGS ट्रांसफ़र इज़ 2 लाख। तो कम से कम 2 लाख रुपए का अमाउंट होना चाहिए, 2 लाख या उसके ऊपर, ठीक है। 2 लाख मतलब 2 लाख या उसके ऊपर, सॉरी ये मैंने उल्टा ड्रॉ किया।
2 लाख या उसके ऊपर का अमाउंट होना चाहिए तो ही आप आरटीजीएस कर सकते हो, ठीक है। और अगर उससे छोटा रहेगा तो आपको एनईएफटी करना पड़ेगा। डेली के ट्रांजैक्शंस होते हैं आरटीजीएस के अंडर। तो ये था आरटीजीएस का मतलब। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आरबीआई ने इसे इम्प्लीमेंट किया, मैनेज करता है आईडीबीआरटी हैदराबाद, ठीक है। और कम से कम 2 लाख या उसके ऊपर का फंड ही आप आरटीजीएस कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं एनईएफटी। दिस इज़ अनदर फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी इन बैंक्स इन इंडिया विच रन्स ऑन बैच प्रोसेस मेथड। तो जो एनईएफटी है वो बैच प्रोसेस मेथड पे चलता है, ठीक है। द सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल रेमिटेंसेज बाय कस्टमर्स फ्रॉम अकाउंट इन वन बैंक टू अनदर बैंक। तो एक कस्टमर को किसी अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे डालने हैं तो वो ये सिस्टम यूज़ करता है, ठीक है। उसको पैसा किसी को भेजना है तो भी ये सिस्टम यूज़ करता है वो। The funds adjustment for NEFT is also done through the pool accounts maintained by individual banks। तो जो यहाँ पे जो पेमेंट्स होते हैं ना वो पूल अकाउंट्स के फॉर्म में होते हैं। देखते हैं आगे कैसा होता है एग्जैक्टली। NEFT का फुल फॉर्म देखिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है फुल फॉर्म। सिस्टम प्रेजेंटली सेटल द फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक ऑन नेट बेसिस एट आवरली इंटरवल्स ऑल वर्किंग डेज। तो पहले क्या होता था कि जो एनईएफटी के अंडर जो पेमेंट होते हैं ना आवरली बेसिस पे, आवरली इंटरवल पे, बैच के बेसिस पे, बैच प्रोसेसेस में जितने भी पेमेंट है वो बैंक्स एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो फर्स्ट बाई मंथली पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी सेटलमेंट एट फर्स्ट एज अनाउंस्ड इन फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2017-18 एडिशनल सेटलमेंट्स हुए, उसके अंडर additional settlements in NEFT system at half-hour intervals have been introduced in order to enhance efficiency of the system and to add customer convenience। तो पहले जहाँ पे हर 1 घंटे के बाद आवरली बेसिस पे जो बैचेस में पेमेंट होते थे ना, एक बैच में, मतलब एक बैच में अभी 10 ट्रांजैक्शंस आई है NEFT तो वो प्रोसेस करो, नेक्स्ट में 20 आए तो वो प्रोसेस करो। तो अभी अमेंडमेंट हुआ, कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर अमेंडमेंट हुआ, 2017-18 के फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर। तो उसके अंडर बोला गया कि एनईएफटी के जो प्रोसेस होंगे ना, सेटलमेंट्स होंगे, तो वो हाफ आवरली बेसिस पे, हाफ आवरली इंटरवल्स पे बैंक्स करेंगे ताकि कस्टमर को कन्वीनियंस पड़े और उनका ट्रांजैक्शन फास्ट हो, ठीक है। जहाँ पे पहले उनको 1 घंटा रुकना पड़ता था, अभी हाफ एन आवर में वो हो जाएगा। The half-hourly settlement would speed up the fund transfer process and provide faster trade to the destination accounts। तो वही मैंने अभी बोला, स्पीड अप करेगा वो और फास्टली अकाउंट में पैसा चला जाएगा। With effect from December 14, 2020, transfer of funds to RTGS is available to the customer 24/7, 365 days with a minimum amount of 2 lakh with no upper और मैक्सिमम सीलिंग, ठीक है। तो देखिए 14 दिसंबर 2020 के अंडर एक अमेंडमेंट आया, जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू आरटीजीएस आप करते हो उसे कम से कम 2 लाख होना चाहिए उसका अमाउंट, और अपर लिमिट नहीं है, कितने भी ज़्यादा अमाउंट तक आप पैसे भेज सकते हो, ठीक है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज बेनिफिशियरी बैंक ब्रांचेस आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव फंड्स इन रियल टाइम एज सून एज फंड्स आर ट्रांसफर बाय रेमिटिंग बैंक। तो जब भी किसी बैंक ने पैसे ट्रांसफ़र किए तो बेनिफिशियरी बैंक को जितना जल्दी हो सके पैसा वो मिल जाना चाहिए। बेनिफिशियरी बैंक मस्ट क्रेडिट द बेनिफिशियरी अकाउंट विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिसीविंग फंड ट्रांसफ़र मैसेज। वही अभी हमने बोला ना, एनईएफटी के अंदर क्या बोला कि हाफ आवरली के अंडर ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है। हाफ आवरली के अंडर मतलब जैसे ही उसने बोला कि पेमेंट फंड ट्रांसफ़र का उसने मैसेज दे दिया तो आधे घंटे के अंदर बेनिफिशियरी जिसके अकाउंट में पैसा डालना है उसके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझा स्टूडेंट्स, एनईएफटी और आरटीजीएस। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो, आरटीजीएस आरबीआई ने इम्प्लीमेंट किया, दोनों आरबीआई का ही है, लेकिन आरटीजीएस आरबीआई ने इम्प्लीमेंट किया है, उसको मैनेज कौन कर रहा है, आरडीबीआरटी हैदराबाद, ताकि उसको आरबीआई के सर्वर से बैंक्स को कनेक्ट कर रहा है। आरटीजीएस का मिनिमम लिमिट क्या है, 2 लाख, और मैक्सिमम लिमिट नहीं है अभी कुछ भी, एज़ पर अमेंडमेंट इन 14 दिसंबर 2020, ठीक है। फिर एनईएफटी क्या होता है, जिसमें बैच प्रोसेस में आप पेमेंट कर सकते हो, 2 लाख के अगर नीचे का अमाउंट है तो आप एनईएफटी कर सकते हो। हाफ एन आवरली सेटलमेंट होता है बैचेस में, तो आधे घंटे में पैसे बेनिफिशियरी के अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझा पॉइंट।
NEFT process 24/7 to promote digital transaction and global integration of Indian financial markets. NEFT transactions after normal banking hours are expected to be automated transactions initiated using straight through processing modes by banks. तो बेसिकली जो NEFT के ट्रांजेक्शन है ना वो स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग मतलब इमीडिएट प्रोसेस हो जाते हैं, एक स्ट्रेट प्रोसेस रहता है, उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझा NEFT और RTGS क्या होता है। Both RTGS and NEFT have facilitated fund transfer faster for bank customer across country, leading to great reduction in remittances payments sent earlier through the checks and drafts. तो पहले जहाँ पे आप पेमेंट करने चेक से पैसे भेजते थे, ड्राफ्ट से पैसे भेजते उसको टाइम लगता था। अभी आप RTGS और NEFT से इमीडिएट जितना फास्टर जो हो सके इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र हो रहे, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आप बहुत जल्दी पैसे भेज सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे जाने से पहले एक बार जल्दी से ये MCQ सॉल्व करते हैं, चेक योर प्रोग्रेस, जो कि अभी जो हमने पार्ट किया ना अभी तक के उसके ऊपर है। पहला है डैश बैंकिंग एलिमिनेट्स द नीड टू हैव ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। तो इसका आंसर है करस्पॉन्डेंट, ठीक है। मैं आपको आंसर यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, आप बाद में बुक में लिख सकते हो। तो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग जो है ये एलिमिनेट करता है नीड टू हैव ग्लोबल ब्रांचेस, ठीक है। मतलब किसी एक बैंक को अगर फॉरेन कंट्री में कुछ भी पैसा भेजना है तो उसको खुद की ब्रांच खोलने की ज़रूरत नहीं है। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग को यूज़ करके वहाँ के बैंक के साथ वो टाइप करके वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करके नॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करके आराम से अपना काम चला सकता है, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर यूजिंग डैश सर्विसेज इट इज़ मस्ट टू हैव एन अकाउंट रिलेशनशिप विद द करस्पॉन्डेंट बैंक, ठीक है। तो इसका आंसर है पेमेंट्स, ठीक है। फॉर यूजिंग पेमेंट सर्विसेज, अगर आपको पेमेंट्स के सर्विसेज यूज़ करने हैं तो आपको करस्पॉन्डेंट बैंक के साथ अकाउंट होना मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश अकाउंट मीन्स योर अकाउंट विद अस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, देखो मैंने पहले ही बोला था नॉस्ट्रो अकाउंट मीन्स आवर अकाउंट विथ यू, हमारा अकाउंट आपके पास, मतलब इंडिया के बैंक का अकाउंट बाहर के बैंक के पास, इन बुक्स ऑफ इंडिया वाले अकाउंट। और वॉस्ट्रो मतलब क्या, योर अकाउंट विथ अस ना, तो यहाँ पे यही तो पूछा है, योर अकाउंट विथ अस का मतलब क्या है, वॉस्ट्रो ना, ठीक है। मतलब आपका अकाउंट हमारे पास, फॉरेन बैंक का अकाउंट हमारे पास इन आवर बुक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिरर अकाउंट इज अ शैडो अकाउंट ऑफ विच अकाउंट। मिरर अकाउंट किसका शैडो अकाउंट है, ये हमने पहले भी देखा था। मिरर अकाउंट है नॉस्ट्रो अकाउंट जो हम ओपन करते हैं ना, नॉस्ट्रो अकाउंट जो हम ओपन करते हैं, मतलब आवर अकाउंट विथ यू, तो वो फॉरेन कंट्री के करेंसी में होगा, तो अपने बुक्स में भी तो उसका एंट्री चाहिए ना नॉस्ट्रो अकाउंट में। फॉरेन का सपोज US में हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट है सिटी बैंक में, तो वो वहाँ पे करेंसी किस में रहेगी, डॉलर में। तो जो भी हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसका अपने बुक में तो एंट्री रहेगा ना, तो अपने बुक में वो हर एक नॉस्ट्रो अकाउंट का एंट्री जो हम रुपी में करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मिरर अकाउंट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस इन स्विफ्ट इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ व्हाट, RMA/BIC। इसका आंसर ये है, इसको हम समझते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम अभी समझाया था ये लेक्चर के स्टार्टिंग में कि जब आप स्विफ्ट कोड से पैसे भेजते हो, ठीक है, स्विफ्ट को यूज़ करके, तो RMA मतलब हमने अभी ऊपर देखा था, एक मिनट, देखो RMA मतलब रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन और BIC मतलब बैंक आइडेंटिफायर कोड। मैंने बोला था ना स्विफ्ट के अंदर आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन के अंदर जाके BIC स्विफ्ट BIC बैंक आइडेंटिफायर कोड दिया जाएगा और उसके अंडर आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स RMA मतलब रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन /BIC मतलब बैंक आइडेंटिफायर कोड देके करते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन ऑफ मैसेजेस इन स्विफ्ट। नेक्स्ट है चैप्स इन ब्रिटिश इक्विवेलेंट ऑफ डैश इन USA, ठीक है। चैप्स इज ब्रिटिश इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, चिप्स। तो चिप्स वाला जो है ना, जो USA में यूज़ होता है, तो ब्रिटेन में, UK में, लंदन में चैप्स यूज़ होता है, ठीक है। तो चिप्स का इक्विवेलेंट है चैप्स। जैसे चिप्स USA में चलता है, चैप्स ब्रिटिश में चलता है, ब्रिटेन में चलता है। RTGS ऑफ यूरोजोन इज कॉल्ड टारगेट, ठीक है। इसका आंसर है टारगेट। तो यूरोजोन का जो RTGS है उसको क्या बोलते हैं, टारगेट। इसका हमने देखा था ऊपर, देखते एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए
ये यूरोजोन का आरटीजीएस के टाइम पे तौर पे काम करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टारगेट ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है ना, ये आरटीजीएस है और ये किसका है, यूरोपियन कंट्रीज़ का ना, ट्रांस यूरोपियन, इसलिए टारगेट बोलते हैं। तो यूरोपियन यूनियन का आरटीजीएस कौन है, टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, NEFT इज़ यूज फॉर डैश ऑफ फंड्स इन इंडिया, ठीक है। तो NEFT इंडिया में ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स ऑफ इन इंडिया के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका आंसर है ट्रांसफ़र। NEFT इज़ यूज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स इन इंडिया, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही हम ये लेक्चर एंड करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम चैप्टर कवर करेंगे आगे का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स, जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, ताकि सभी की एग्ज़ाम क्लियर होने में हेल्प हो और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी ऑफ वीडियो आपकी तरफ ला सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।